नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर अहम जानकारी दी गई। सचिव जनगणना दीपक गैरोला ने बताया कि पहले चरण की शुरुआत 25 अप्रैल से होगी, जबकि उससे पहले 10 अप्रैल से स्वगणना का विकल्प भी दिया जाएगा। दूसरे चरण का आयोजन फरवरी 2027 में किया जाएगा। वहीं जनगणना की पूरी प्रक्रिया CMMS पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी और सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। अधिकारियों और ट्रेनर्स को प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया गया है, जिससे राज्य में जनगणना सुचारू रूप से कराई जा सके। अप्रैल 2026 से, यानी कि आज से 2 दिन बाद, परसों से प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल तक है। और ये वॉलंटरी है। तो इस सुविधा के अंतर्गत जो हमारे परिवार हैं वो प्रथम बार वेब पोर्टल का एड्रेस भी हम प्रेस नोट में आपको दे देंगे, se.census.gov.in के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प इसमें उपलब्ध कराया गया है। और उसमें प्रश्न पत्रों की भी आप चाहेंगे तो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जो प्रश्न उसमें हैं। स्वगणना के लिए परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना उसमें अनिवार्य होगा। उसके उपरांत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें एक बात बता दें, क्योंकि वो जनता की जानकारी के लिए पहले से देना जरूरी होता है, कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकता है। और पंजीकरण के समय दर्ज किया गया परिवार के मुखिया का नाम बाद में नहीं बदला जाएगा। और भाषा का चयन भी उसमें सावधानी से करना होगा, क्योंकि एक बार OTP सत्यापन होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा। और ये पूरी प्रक्रिया जो है लगभग 15-20 मिनट की होगी, इतना इसमें समय लगेगा। और ये सबके संज्ञान में देना चाहते हैं कि जनगणना से संबंधित समस्त जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। हमारे राज्य की जहाँ तक बात है, तो जनगणना हेतु जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त, इनको प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है, तथा अन्य जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जिला जनगणना अधिकारी या अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, उपखंड जिला जनगणना अधिकारी एवं चार्ज जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। और हमारे जो नियुक्त किए गए यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए 23 मास्टर ट्रेनर्स हैं और 555 फील्ड ट्रेनर्स हैं, उनके द्वारा प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। तथा प्रगणक और पर्यवेक्षक, इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग अभी चल रही है। और इसके अतिरिक्त एक जो हमारे हिम आच्छादित क्षेत्र होते हैं, हिम आच्छादित क्षेत्र हमारे प्रदेश में 131 ग्राम और 3 नगर क्षेत्र हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अभी उसका भारत सरकार से नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावित है कि उसको सितंबर, अंतिम जो समय होता है ये 20 दिन के लिए, 11 सितंबर से 30 सितंबर अभी तक ऐसा प्रस्तावित है। तो जैसा ही वो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 5 दिवसीय दौरे पर राज्य पहुंची हैं और रुद्रपुर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। उनके दौरे को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि शैलजा का नेतृत्व जहां जाता है वहां कांग्रेस कमजोर हो जाती है। उन्होंने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए दावा किया कि अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस को नुकसान होगा। जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा उसका नाश मार के जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। आपने हरियाणा में देखा क्या हाल किया था उन्होंने। जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो हरियाणा में पूरा चुनाव भर उनको मनाने में ही कांग्रेस रह गई, हरियाणा हाथ से निकल गया। अब वो यहाँ आई है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ भाजपा को देके जाएंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित आवास पर असम पुलिस की छापेमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। हरिद्वार में पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने हाल ही में सीएम और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद FIR दर्ज कराई गई थी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके डराने का प्रयास कर रहा है। भाई, जो सवाल उठाए हैं उन सवालों के जवाब दीजिए ना हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आपके ऊपर आरोप जो है उनका एक एक करके आप जवाब दीजिए ना। जिस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग और जिस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके आप डराना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये शोभनीय नहीं है।
पूरी कांग्रेस पार्टी पवन खेड़ा जी के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। जो आरोप आप पर लगे हैं, कितने पासपोर्ट हैं आप बताइए ना। कहिए एक पासपोर्ट है मेरा, दूसरा नहीं है। कहिए हमारी कोई शेल कंपनी हो यूएसए में नहीं है। कहिए कि हमारे पास ये नहीं है। कहिए हमने कोई मनी ट्रांसफर नहीं किया है। आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का आप सीधे सीधे जवाब दीजिए। हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपने बहुत लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस तरह से कभी किसी ने नहीं किया। दुर्भाग्य है कि आप आरोपों का जवाब देने की बजाय पुलिस को भेजकर डराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मास्टर प्लान के बावजूद 40 से 50% काम अधूरा है। उन्होंने अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम होने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने और व्यवस्थाओं में खामियों का आरोप लगाया। साथ ही यात्रा को बेहतर बनाने के लिए 13 सूत्रीय मांगे भी सरकार के समक्ष रखी हैं। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहां पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहां की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया और उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और उसका टाइम पीरियड 2025-26 में खत्म होना, 25 में होना था, वो अभी तक उसमें 10-1% काम नहीं हुआ। दूसरी बात है कि आपने जो श्री नारायण के दर्शन के लिए जो श्री नारायण पथ जो जाता है, उस पथ का जो जिससे लाखों हजारों लोग जाएंगे और 22 तारीख को लोग रात को पहुंच जाएंगे, उस पथ का निर्माण काम ही शुरू नहीं किया। और जब मैंने कहा क्यों किया जा रहा, तो वहां पे देखा कि मैं वहां पे केवल और केवल वो कह रहे अस्थायी व्यवस्था की। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। खाद्य विभाग ने यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए करीब 9.67 लाख सिलेंडरों की जरूरत का आकलन कर आपूर्ति की विस्तृत योजना बनाई है। प्रतिदिन 3,500 से लेकर 4,000 सिलेंडरों की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवंटन भी मांगा गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग बुकिंग व्यवस्था लागू की गई है ताकि आपूर्ति संतुलित रहे। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रशासन का दावा है कि यात्रा के दौरान गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो उसके अतिरिक्त आवंटन के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध भी कर रहे हैं। आपदा भी परिस्थितियां रहती हैं हमारे प्रदेश में, तो उसके लिए भी हमने अतिरिक्त आवंटन का तैयार हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन बाद ही वो पिछला सिलेंडर पाने के 45 दिन बाद ही बुकिंग पाएंगे और शहरी क्षेत्रों में ये 25 दिन बाद कर पाएंगे। तो इसके लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को देर से सिलेंडर करने की, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग निरंतर कर रहे हैं। सप्लाई कभी ज्यादा हो रही, कभी कम हो रही, लेकिन यह है कि हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक तो ठीक चल रहा है। कुछ जगहों पर दिक्कतें आई थी, उनमें कुछ होर्डिंग वगैरह की शिकायतें प्राप्त हुई, कालाबाजारी की शिकायतें, उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो मसूरी में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने छोटे व्यापारियों की परेशानी बढ़ा दी है। चाय की दुकानों, ढाबों और होम स्टे संचालकों का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन गैस एजेंसी पर पक्षपात और कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों का कहना है कि रसूखदारों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि आम कारोबारी खाली हाथ लौट रहे हैं। समस्या का जल्द समाधान न होने पर 9 अप्रैल को धरना और आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये धरना प्रदर्शन विरोध है रसोई गैस की कमी का। जिस प्रकार से रसोई गैस आज मसूरी में उपलब्ध नहीं हो रही है, जिस प्रकार से रसोई गैस की कमी मसूरी में चल रही है, रसोई गैस आम उपभोक्ता को नहीं मिल रही है,
शादी के सीजन में आज जिन जिन लोगों के घर शादियां हैं वहां पे गैस की कटौती है, उनको गैस नहीं मिल पा रही है। इसका हमें बड़ा ही खेद है। इंडेन द्वारा पारदर्शिता नहीं रखी जा रही है गैस देने में, गैस उपलब्धता में बहुत कमी है। जिन गैस उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है उनकी केवाईसी तुरंत की जानी चाहिए। जिन गैस उपभोक्ताओं के पास ओटीपी नहीं आ रहा है उन्हें ओटीपी आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो कोई और माध्यम बनना चाहिए जिससे ओटीपी आए और गैस की बुकिंग हो। और बहुत ही खेद का विषय है, सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में गैस भेजी जा रही है। 25 दिन की विंडो है, 35 दिन की विंडो है, लेकिन 25 और 35 दिन की विंडो के बावजूद ये गैस उपलब्ध नहीं हो रही। एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स कुमाऊं यूनिट ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए किच्छा के लालूपुर क्षेत्र में छापेमारी कर 133 ग्राम हेरोइन बरामद की है। संयुक्त कार्रवाई में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में सक्रिय थी। बरामद हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि वह स्थानीय सप्लायर से माल लेकर किच्छा, रुद्रपुर और हल्द्वानी समेत आसपास के इलाकों में सप्लाई करती थी। रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के तहत एक टनल में अचानक मिट्टी धंसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई और समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही संबंधित एजेंसियां सतर्क हो गई। वहीं निर्माण कार्य देख रही कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी महेश भट्ट के अनुसार इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। कंपनी की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल टनल में कार्य सामान्य रूप से संचालित किया जा रहा है। रात्रि लगभग 11:30 बजे कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट जनपद रुद्रप्रयाग में स्थित चौवाड़ी चौकी से लगभग 1.5 किलोमीटर के पास में एक 7B पैकेज की एक इमरजेंसी टनल का कार्य चल रहा था, जिसमें मिट्टी पानी के रिसाव होने के कारण मिट्टी का धसाव हुआ था। मेगा कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी श्री महेश भट्ट के द्वारा बताया गया कि इस मिट्टी के धसाव में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और वहाँ पे कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तथा टेक्निकल टीम के द्वारा जल्दी इस कार्य को शेष किया जाए। अतः किसी भी प्रकार की अफवाहों की कोई ध्यान नहीं है। हरिद्वार जिले में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पकने को तैयार गेहूं की फसल तेज हवाओं और बारिश से खेतों में गिर गई, जिससे दाना खराब होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं गन्ने की बुआई भी प्रभावित हुई है। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और अब वे सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रात की जो बारिश हुई है, इससे जो पहले बारिश हुई थी उसमें जो किसानों का गेहूं गिर गया था और रात की जो बारिश हुई है उससे और यथास्थिति बहुत खराब हो चुकी है। गेहूं की जो बैल है उनका जो दाना है वो बहुत काला पड़ चुका है और फसल बिल्कुल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। और जैसा भी गन्ने की बुआई चल रही थी ये भी काफी रूप से बहुत प्रभावित है, क्योंकि अब मौसम बार बार ऐसे पलट रहा है। किसान बोते हैं गन्ना और मेड़ा मार देते, उसके बाद जो बारिश होती है उसके बाद उस पर रपड़ा लग जाता है, जिस कारणवश किसानों का जो गन्ना बुआई का वो नहीं निकल पाता पूर्ण रूप से और कांचियां खराब हो जाती हैं। और जैसे अब ये बारिश मौसम बार बार बदल रहा है उस हिसाब से देख कर लगता है कि इस बार तो गेहूं की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। तो हमारी सरकार से विनती है कि कृपया करके किसानों को ध्यान दिया जाए और इन कुछ मुआवजे का जो है इनके बारे में सोचा जाए। फसल तो किसान की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गेहूं बिल्कुल जमीन पर गिर चुका है और बारिश लगातार है, कभी बादल है कभी वो है। पूरा जिस दिन से अप्रैल चला था गेहूं किसान तैयारी कर रहा था, लेकिन सारा ही फसल जमीन पर लग चुकी है, दाने काले होने शुरू हो चुके हैं। चारों तरफ जिधर भी दिखाई दे गेहूं की फसल जो पूरी बर्बाद है। रही बात गन्ना बोने की तैयारी चल रही थी किसान की, जो अगेती बुआई करनी थी वो पछेती हो चुकी है। जो बो भी दिया तो वो जमावनी है, किसान पूरी तरह से बर्बाद होने का कगार पा गया। गन्ने का तो बुरा हाल हो चुका, बो भी दिया, लागत भी लग गई किसान की सब कुछ, लेकिन फिर भी जमाव नहीं है गन्ने में। और गेहूं जो है वो जमीन पर गिरने के बाद काला होना शुरू हो गया है। किसान तैयार बैठा है इसे किसी तरह खेत से काटूं, लेकिन मौसम इतना प्रभावित कर रहा है, आर्थिक नुकसान है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा। किसान के सामने बिल्कुल आर्थिक संकट इतना खड़ा हो चुका है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और 11 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 3,300 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं 8 और 9 अप्रैल के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
जिसमें ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 11 अप्रैल के बाद मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देगा और 3300 मीटर से ऊपर में हमको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। ये जो WD जो है 10-11 तक एक्टिव रहने का है, मगर वीक हो जाएगा। 9 तारीख में जो है पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये और कम हो जाएगा। 11 तारीख को हालांकि एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो काफ़ी जो है वो उसके लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वह बहुत जो है फीवर WD है, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। 11 और 12 में उसको जो है पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं पे बहुत हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है। तो इन सब परिस्थिति के मद्देनज़र जो है जो वार्निंग है वो ओले की और तेज़ हवाएं चलने की और जो है हमने बिजली गिरने की जो चेतावनी जारी करी है। आज अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है 7 और 8 अप्रैल को, और फिर 9 अप्रैल को फिर येलो अलर्ट है। ये सब के मद्देनजर रहते हैं, खासतौर से ओले की वजह से और तेज़ हवाएं जो है चलने की वजह से ये सब वार्निंग इशू की गई है। जहाँ तक अब टेम्परेचर की बात है, देखिए टेम्परेचर जो है आज भी मैदानी खासतौर से मैदानी इलाकों में उम्मीद है कि आज भी बढ़ेगा पहाड़ी जनपदों में, थे क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी भी हमारे बादल छाए हुए हैं कई जगह पे, तो टेम्परेचर बढ़ने का उतना अनुमान नहीं, आशा नहीं है। रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से। ये बड़ी खबर सामने। हरिद्वार में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सगे भाइयों में इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 6 से 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुराने विवाद को लेकर यह हिंसा भड़की है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की तलाश तेज। वहीं पथरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। ये बड़ी और अहम जानकारी, पथरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हरिद्वार में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सगे भाइयों में इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं आपको बता दें मारपीट में 6 से 8 लोग घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी। पुराने विवाद को लेकर यह हिंसा भड़क गई है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों की तलाश जारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों माल रोड सिर्फ सैर सपाटे का केंद्र नहीं बल्कि हक की लड़ाई का मैदान भी बन गया है। मॉल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों ने मशाल जुलूस निकालकर अपने गुस्से को प्रकट किया। वहीं इस दौरान व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर बिना वेंडर जोन बनाए रोजगार छीनने का आरोप लगाया। वहीं व्यापारियों प्रशासन को चेताया कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जबकि नगर पालिका ने साफ कर दिया है कि मॉल रोड पर अब पटरी व्यापार नहीं होगा। नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 6 माह का समय इसमें लिया गया और जो विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे जहां तक चिन्हीकरण का प्रश्न है, तो उसमें हमने जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें भी हमने यही कहा था कि ये कोई अंतिम सूची नहीं है। जो भी दस्तावेज वांछित हैं, जो आवश्यक हैं, जो शासनादेश है जिस हिसाब से वो तय है, वो दस्तावेज यदि कोई भी व्यक्ति उपलब्ध करा देगा तो वो पुनः उस सूची में शामिल किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये कहना कि ये सूची अंतिम है या किसी को बाहर कर दिया गया है, किसी को अंतर कर दिया गया है, वो पूरी तरीके से निराधार है। कोई भी व्यक्ति जो पात्रता की श्रेणी में आता है, जिसका घर परिवार इसी से चलता है, जिसकी जो है आय का कोई अन्य साधन नहीं है और वो मसूरी का निवासी है, वो अभी भी एप्लीकेशन लगा सकता है। और आगामी आने वाले दिनों में, चूंकि ये मैटर वर्तमान में कोर्ट में है, इसलिए हम कोई नया निर्णय नहीं लेना चाहते। और जो टीवीसी की बैठक होगी उसमें नए लोगों में को भी जो पात्र होंगे उनको इसमें सम्मिलित किया जाएगा।
जहां तक टीवीसी बनाए जाने का प्रश्न है, जो 2014 का स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है और 2016 की जो राज्य सरकार की नियमावली है, उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई है। हमारे पास पूरे कागज हैं कि हम वेंडर्स हैं, तो वो कैसे नहीं माने। वो टीवीसी कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी मनमर्जी की बनाई गई है, और अपनी मनमर्जी के बनाने का अपने लोग जो इन्होंने अपने नियम बनाए थे, अपने नियमों को ताक पर रखकर उन लोगों को बैठाया गया। और वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको भी ऐसी जगह बैठाया गया है जहाँ पर कि जो है बिल्कुल रोजी रोटी नाम के लिए नहीं है। आज वो भी हमारे साथ मुझसे हमारे साथ आ गए हैं, उन्होंने लिख के दे दिया है वहाँ पर, हमारे पास रिसीव्ड कॉपी है, क्योंकि उनके जब बच्चों को रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो वो बैठ के करेंगे क्या। महीनों से जो है अपनी इस मांग को लेकर जो है नगर पालिका के पास गुहार लगा रहे हैं। आज जो हमारे ये मेन उद्देश्य था कि जब नगर पालिका ने कहा था कि हम आपके लिए वेंडर जोन बनाएंगे, दुकानें देंगे, मगर आज 9 महीने बीतने के बाद भी इन लोगों के पास ना दुकानें मिली, ना इनका वेंडर जोन मिला। हरिद्वार के पिरान कलियर में अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में अहम पहल की गई। शिविर से पहले दरगाह पर चादर पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। वहीं जन सुनवाई के दौरान 50 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें साफ सफाई, जल भराव और रोजगार से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। उपाध्यक्ष फरजाना बेगम ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार के तहत एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां रुद्रपुर में भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड के फरार शूटर रिंकू शर्मा और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हत्या 2020 में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के चलते सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी, जिसमें बाहरी राज्यों के शूटरों को सुपारी देकर बुलाया गया था। वहीं एसटीएफ की टीम पिछले 1 महीने से तकनीकी निगरानी में जुटी हुई थी और सटीक सूचना के बाद आरोपी को दबोच लिया गया। इस केस में पहले ही 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि रिंकू शर्मा आखिरी फरार आरोपी था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।